नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट के तीसरा और अंतिम दिन, जहां दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। किस तरह से हिंदी में बदलाव लाया गया, हिंदी लेखनी में बदलाव लाया गया, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहे जाने माने लेखक सत्या व्यास, और साथ ही उनके साथ इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद रही वीणा प्रकाशक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदिति महेश्वरी। तो आइए सुनिए किस तरह से हिंदी लेखनी में बदलाव हुआ और लेखनी के साथ साथ प्रकाशन में भी क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इस पर चर्चा। मुझे एक बात याद आ गई। मैं जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था तो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, मिस्टर पाढ़ी। तो उनकी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर थी। तो वो जब आए BHU में तो उनको उनके दोस्तों ने बताया कि जो बनारसी भाषा है ना और हिंदी जो मिला लो, बहुत बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हर बात में ना बस लास्ट में वाह लगा दिया करना। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्हें ये भी बताया गया कि लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर में कभी वाह मत लगाना, बहुत पिटोगे। तो मुझे ये बात उनसे याद आ गई। मैंने कहा कि इससे पहले कि भूल जाऊं, मैं आप लोगों को सुनाऊं। ओवर टू अदिति जी। अब से 5 से 7 मिनट पहले हमने एक बड़ी मजबूत बात सुनी आदरणीय ममता जी से कि व्यंग तो साथ में चलते रहना चाहिए। तो आज का जो सेशन है उसका नाम हमने दरअसल कुछ ऐसा रख दिया है, वो है सत्या की अदालत। आज सत्या जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक ना सत्या? हाँ। तो पुरानी वाली हिंदी, नई वाली हिंदी, पॉपुलर राइटिंग बरस क्लासिकल राइटिंग, हिंदी का बाजार, हिंदी की रॉयल्टी, ये सब पे आप लगभग 1 लाख बात तो बात कर चुके हैं। लगभग। तो फिर आज कुछ नई बात कर लेते हैं। चलिए आज ना थोड़ा रैपिड फायर टाइप करते हैं, उसमें कुछ निकालते हैं चीज़ें बढ़िया वाली। हाँ, सोचना नहीं है ज़्यादा सत्या। रैपिड फायर में मैं जहाँ रुक जाऊँ तो आप समझ जाइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ चलेगा चलेगा। देखो 6 उपन्यास और एक बड़ी बायोग्राफी लिखने के बाद में इंसान रुकना तो नहीं चाहिए। हाँ तो चलिए, जीने के लिए शहर या गांव सत्या? जीने के लिए शहर। और उपन्यास के लिए शहर या गांव? अब मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि शहर और गांव के बीच में हमारी जो जनरेशन रही ना, उसको आप मेट्रो, कस्बा और फिर गांव में ले जाएं। तो मुझे लगता है कि लिखने के लिए कस्बाई जो शहर है और गांव। जी। लेकिन गांव, रोमांटिक गांव ज़्यादा नहीं हो गया अभी? हाँ, रोमांटिसिज्म जिया कहाँ है हमने जहाँ? नहीं, बिल्कुल गांव का रोमांटिसिज्म जो है ना वो है। मैं देखता हूँ कि हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी लेखन में, उन्होंने जो है वो वास्तविक गांव को जिया था। हमने दरअसल उसके रोमांटिसिज्म में जो है जीवन अपना जो भी जिया है वो बिताया है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो हमने शायद किताबी बातें ले ली हैं। अगर हम सही में गांव जाएं और गांव की समस्याएं देखें तो उस तरह से उस रोमांटिसिज्म शायद कहानियां निकल कर नहीं आ पाएँ जो 60 और 70 के दशक में आती थी। जी। पर अभी के गांव में तो महामहिम बैंकवा से खूब पैसा सीधा भिजवा दे रहे हैं। तो अभी का गांव कैसा हो गया? अभी गांव की समस्याएं अभी भी वही हैं। मुझे ऐसा लगता है अदिति, मैं एक आध जो चीज़ें देख पाता हूँ वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं करूँगा, जो कहूँगा पलायन कहते हैं गांव से, वो एक युवाओं में बहुत रहा है, बहुत हुआ है। मेरे देखे में मैं आपको बताऊँ 20 साल के आसपास में मैं देखूँ कि अगर आप गाँव जाएँ और ढूंढें कि हमारी उम्र या हमारी सबसे छोटी उम्र के लड़के आजकल क्या कर रहे हैं, तो सब मुंबई, दिल्ली और बाकी बड़े शहरों में ही हैं। और जहाँ तक वो बात है कि पैसे आ जा रहे हैं, तो उन पैसों से मुझे नहीं लगता कि जीवन यापन पूरी तरह से किया जा सकता है। वो एक एडिशनल ही है और पता नहीं आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो भी एक देखने की बात। जी। कस्बे में शहर या शहर में कस्बा? मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं जो रहा हूँ और मेरी जो जनरेशन रही है वो उन्होंने दोनों ही चीज़ें देखी हैं। हमारा बचपन जो है वो कस्बाई शहरों में गुजरा है और फिर आगे के जीवन यापन के लिए हम जो कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ गए हैं और वहाँ रहे हैं। तो फिर भी जो मैं इसको अगर दूसरी तरह से कहूँ तो मुझे लगता है कि 60s और 70s के दशक में लेखकों का जो रोमांटिसिज्म गाँवों की तरफ था वो अब हमारा कस्बाई शहरों की तरफ हो गया। तो मुझे लगता है कि शहरों में कस्बा।
कंट्रोवर्सी क्या है सत्य? ये मुझे लगता है आप बताएं। मुझे लगता है कि लेखकों के बीच जो कंट्रोवर्सी है वो तो बिल्कुल है, लेकिन प्रकाशक भी उससे अछूते नहीं रह पाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी तरह से उसे खींच लिया था। मुझे जो समझ आता है वो बताऊं, अगर आप साहित्यिक कंट्रोवर्सी की बात कर रही हैं तो ये बेफजूल है। हमारे यहाँ जो साहित्यिक कंट्रोवर्सीज हैं उसमें जो है ना कोई वजन नहीं होता। दरअसल वो बड़ी छिछली होती है, बड़ी ऐसी छोटी बातों पे हो जाती हैं कि एक तहजीब का शेर है, तहजीब हाफिका की, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना कोई मेरी जगह बैठ गया। तो ये हमारे यहाँ इतनी बड़ी बात है, पिछले काफ़ी दिनों में, और इसमें जो है मुझे लगता है कि ये लिटफेस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक अलग तरह का झगड़ा शुरू हुआ है कि यहाँ जाना चाहिए और वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 सालों में है, ये कंट्रोवर्सी भी हुआ करती है। और इसमें मैंने देखा है कि दरअसल जो लोग कहने, जो लेखक कहने 2 साल पहले तक इस बात के हामी थे कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वही मौका मिलने पर तुरंत चले जाते हैं। वो देखा हुआ है। और ये भी है कि अब इस बार वो लेखक बोलना शुरू करते हैं जिनको अब की बार नहीं बुलाया गया। तो ये इतनी छिछली बात है, मुझे लगता है कि इतनी छोटी बात है कि जिसपे तो बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे अपने पढ़े के समय की बात आपको बताऊं कि कितनी वजनी बातें हुआ करती थी। एक कोई विश्वविद्यालय के मुझे लगता है कुलपति थे, जिन्होंने एक बड़ा अपशब्द कह दिया था किसी लेखिका के बारे में या औरत के बारे में। उस पे जो लेके बातें हुई थी, और उस पे जो, जिसको अगर आप कंट्रोवर्सी कह लें, मैं आलोचना कहता हूँ, मैं उस पर तर्क वितर्क कहता हूँ, वो हुई थी। उससे चीज़ें निकल के आती हैं और वो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। लेकिन इस पे कि ये पुरस्कार लौटा दिया जाए, ये पुरस्कार नहीं लौटाया जाए, मैं ये पुरस्कार नहीं लूँ, या फिर वो कहाँ गया, वो कहाँ नहीं गया, ये मुझे लगता है बहुत छिछली बातें हैं। इन पर तो बातें भी नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल पूछना चाहूँगा कि प्रकाशक किस तरह घसीटा जाता है इस तरह के कंट्रोवर्सीज में। एक कंट्रोवर्सी और भी होती है कि आप रॉयल्टी नहीं देते, तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा, मैं अपनी भी बात रखूँगा। ये बातें क्यों आती हैं कि हम इतनी पुरानी संस्था हैं, हम इतनी पुरानी संस्था है वाणी जो है, तो ऐसा क्यों आता है कि अचानक से उघड़ के एक दिन ये बात आती है कि आप रॉयल्टी नहीं देते। और मैं बताऊं, मैं अपनी बात छोड़ दूं, जो कभी कभी खारिज भी कर दिया जाता हूं, तो मैं ये कहना, ऐसा क्यों नहीं होता कि लेखक वृंद या लेखक वर्ग भी आपके सपोर्ट में आए कि नहीं भाई ये देते हैं। ये क्या रीज़न रहता है इसका, अदिति? ये कंट्रोवर्सीज कह लें या शिकायत कह लें, जैसे आपने वाद विवाद प्रतिवाद संवाद कहा, तो मैं शिकायत भी कहूँगी। इसमें एक नाम और जोड़ लेते हैं। जब भी ऐसी कंट्रोवर्सीज उठती हैं तो ऐसा नहीं है कि 100% लेखक वर्ग एक तरफ होता है। उसमें से एक अच्छा खासा तबका प्रकाशक के साथ भी होता है। हम देखना चाहें तो वो उतने ही प्रत्यक्ष रूप से हैं जितने प्रत्यक्ष रूप से विरोध होते हैं। तो हाल ही में जो कंट्रोवर्सीज हुई उनमें आरोप ये हुए कि रॉयल्टीज़ कम मिली हैं, रॉयल्टीज़ मिली नहीं है, ऐसे आरोप नहीं है। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पुस्तकों के रेटिंग्स जो अब काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से अमेज़ॉन पे उपलब्ध हैं, उसमें उन रेटिंग से हम उन पुस्तकों का, हम उनको बहुत बड़ा मानते हैं, उन पुस्तकों को, उन लेखकों को सचमुच भगवान के समीप का व्यक्ति मानते हैं। लेकिन सेल्स जो हैं वो तो एक बहुत बड़ा सत्य है, और रॉयल्टी सेल्स का ही फंक्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो रेटिंग सबके सामने थी, और रेटिंग से अंदाज़ा भी लगाया जा सकता था कि किताब कितनी पढ़ी जा रही है, कितनी बिक रही है। तो ऐसे में प्रकाशक का घसीटा जाना, दरअसल क्या हुआ, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि 60 और 70 के दशक में जो कैपिटलिस्ट सो टू से ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको एक बहुत नेगेटिव तरीके से देखा गया, क्योंकि हमारा देश उस समय एक नया आज़ाद देश था जिसमें सोशलिस्ट समाजवाद एक वैचारिक अवधारणा थी समाज में। तो उसमें किसी भी प्रकार का पूंजीवाद एक गाली ही था।
और अगर पूंजीवाद सच में आज भी अगर इतना सेल्फ सेंटर्ड हो तो वो गाली ही होना चाहिए, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं हो रहा। तो पॉपुलर कल्चर में जैसे सिनेमा, जैसे नाटक, जैसे रंगमंच हुआ, यहाँ पर पूंजीवादी संस्थानों को एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखा गया और दिखाया गया। प्रकाशक भी उससे अछूते नहीं रहे। प्यासा फिल्म का क्लाइमैक्स हमें आज भी याद है, लेकिन हम जानते हैं कि कॉपीराइट लॉ के तहत ऐसा घिनौना काम आज होना संभव नहीं है। समय बदल चुका है। आप और हम दोनों जानते हैं कि प्रकाशक और लेखक आज एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी सतह से या किसी भी गहराई से न प्रकाशक लेखक के बिना रह सकता है, लेकिन हाँ, लेखक के पास बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक प्रकाशन संस्था तो है जिसके साथ किताबों को संरक्षित किया जा सकता है और समाज में वितरित भी किया जा सकता है। तो कमिंग बैक टू कंट्रोवर्सीज, ये लाजमी है कि प्रकाशक की जवाबदेही बहुत बड़ी है इस पूरे इकोसिस्टम में, और जहाँ जवाब पसंद का ना हो या जहाँ जवाब असंतुष्ट करने वाला हो, वहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन वाणी की अगर मैं बात करूँ तो पूरा ख्याल करा जाता है कि इस असंतुष्टि का एकदम खरे खरे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से निवारण किया जाए। और अगर आप हाल ही में हुई कंट्रोवर्सीज का हवाला दे रहे हैं तो ये किया भी गया। प्रेस स्टेटमेंट्स विथ रॉयल्टी अमाउंट्स दिए गए, पब्लिक में दिए गए, लेकिन उसके साथ ये भी दिया गया कि जब साइन हुई थी किताब 90 के दशक में, तब वो कितने अमाउंट पे साइन हुई थी और उसका आज मूल्यांकन उस करेंसी का आप आज के समय से करिए तो वो बड़ा अमाउंट था, वो लाखों में जाने वाला अमाउंट था। तो ऐसे में ठीक है, जब आप हैं पूरे इकोसिस्टम में तो खींचातानी होती है, लेकिन बस कोशिश यही होती है कि उसका निवारण किया जाए उसका, और अगर हमारी गलती है तो मान ली जाए, लेकिन गलती नहीं है तो उसके बारे में अपनी बात भी साफ गोई से सामने रखी जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि पिछले दिनों ही, मुझे लगता है कि 2-3 दिन ही हुए होंगे, अदिति को फ्रांसीसी सरकार का प्रकाशन के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप लोग धन्यवाद। चलो अब हम अपने रैपिड फायर पे आ जाएं। अब चलो, पहली किताब का ब्रेक, चप्पल घिसाई या आसान? अरे बहुत चप्पल घिसाई, मैं उस पर आऊँगा आप लोगों पे। और बहुत सारे इसमें मुझे दरअसल हर जगह मिलते रहते हैं स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर किताबें छपवानी है, उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो किताब छपवाने के लिए किताब लिखना है, ठीक है ना। वो सबसे परेशानी हो जाती है लड़कों की। ऐसे मैं बताऊँ आप लोगों को, बहुत युवा भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने 8-10 साल के एक्टिव लेखन का जो भी मेरा करियर कह लीजिए, उसमें मैंने देखा है, और क्योंकि मैं युवा पीढ़ी के लिए लिखता रहा हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस बात से। तो आते हैं पूछते हैं कि सर किताब लिखनी है या छपवानी है, तो मैं पूछता हूँ क्यों। उनका रीज़न रहता है कि मेरे फादर कहते हैं ना कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लिखनी है किताब, ठीक है। दूसरे को, किसी को ये कहना है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, मुझे उसको कहानी इस तरह से सुनानी है। अलग अलग रीज़न रहता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप अगर लेखक हैं तो आपके पास दूसरी कहानी भी होनी चाहिए। पहली कहानी हम सबके पास है, बहुत यूनिक है, बहुत जेन्युइन है, सबको लगता है वो उस पर फिल्में बन जाएंगी, और बननी भी चाहिए क्योंकि वो आपकी अपनी कहानी है, ठीक है। आपने कहीं से चुराई नहीं है, आप कहीं से इंस्पायर्ड नहीं हुए, कहीं से प्रभावित नहीं हुए। दूसरी कहानी अगर आपके पास है तो आप सचमुच में आप मानिए कि, और आपने लिखना शुरू किया है तो आप मानिए कि आप लेखन कर सकते हैं। आप, मैं आता हूँ अदिति के सवाल पे, इस पे भी आऊँगा कि मतलब मैं ये बात क्यों कह रहा था। मुझे अपनी पहली किताब बनारस टॉकीज लिखने में कोई 6 साल लगे, और मुझे उसका इशू नहीं है कि वो 6 साल लगे, वो कहानी मांगती ही थी। दरअसल जिस दिन से वो बात हुई कि अब इसे हम प्रकाशित करेंगे, उसके बाद भी उसमें 1.5 साल लगे। वो इतनी चीज़ें चेंज होती हैं, ड्राफ्ट करना होता है, आपको रीड्राफ्ट करना होता है, बहुत सारी। मैं अदिति की तरफ से ये बात बोलना चाहूँगा, देखिए होता क्या है ना कि हम सब लोगों को लगता है कि हमारी किताब बेस्ट है, ठीक है, लेकिन क्या वो बाजार के जो मानक हैं उस पर भी उतर पाएंगी, वो प्रकाशक निर्धारित करता है।
वो जो पढ़ता है उसने इतना पढ़ा हुआ है ना किताबें, वो पढ़ते समय ये बात जान जाता है कि इसका भविष्य क्या होगा, तो वो आपसे काम करवाता है। उसे लगता है कि नहीं ये 10 पेज जो है ना वो जा रहा है बहुत ज़्यादा, इसको कम किया जा सकता है, या कोई बात ऐसी हो रही है जिसको अगर दूसरी तरह से भी कहा जाए तो वो कम। उसमें मुझे कोई 1.5 साल लगे, तो मुझे लगता है पहली किताब जो मेरी आई वो 8.5 साल या 7.5 साल के आसपास में आई। हाँ, वो बहुत समय उसमें लगा। लेकिन हाँ ये भी है, मैं आपको बताऊं कि वो चप्पल घिसाई होनी भी चाहिए, वो होनी चाहिए। मैं फिर आप लोगों पे ही आता हूँ। होता क्या है कि आपने एक प्रकाशक को भेजा, अदिति के पास एक दिन में कम से कम 50 पांडुलिपि आती होंगी, ठीक है। उनके पास फौरन आपको जवाब देने का समय नहीं होता। आप किसी और आप भेजा, उनके पास भी आती हैं, नहीं दे पाती जवाब, या जवाब दिया भी वो कहते हैं कि हम प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ना अगर आप लेखक मन पे, या मतलब क्या कहेंगे, आपके मासूम मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और आप इसको लेते हैं कि मैं छपवा के दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 साल में कुकुरमुत्ते की तरह प्रकाशन उभरे हैं, और उनका बस यही काम है कि आपसे बोलेंगे कि साझा उपक्रम पे हम छापते हैं, आपसे 30,000 आपसे ले लिया और आप ही के वो छाप दी, 300 कॉपी आप ही को दे दी, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं नॉर्मली युवाओं से बात करता रहता हूं, जिनके पास नंबर है उनसे बात करता हूँ, जिनके पास नंबर नहीं है कोशिश करता हूँ कि मैसेंजर पे बात कर लूँ। एक दिन 2:30 बजे रात को मुझे कॉल आया, और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं उठाया, बेटा सो रहा था, उसकी नींद बहुत कच्ची है, वो कोई 4-5 साल पहले की बात हो गई। तो मैंने काट दिया, दोबारा कॉल आया, मैंने दोबारा काट दिया। उसने कहा कि भैया फ़ोन उठाइए वरना सुसाइड कर लूँगा। अब मैं डर गया कि लास्ट कॉल मुझे ही कर रहा है, पता नहीं कुछ कर लिया तो दिक्कत मुझे हो जाएगी। मैंने कहा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि भैया मेरा प्रकाशक मेरी किताब का दाम 599 रुपये रख रहा है। तो मैं समझ गया, जैसे उसने कहा, मैंने कहा तुमने किसी पैकेज में अपनी किताब छपवाई है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुमने 55,000 रुपये दिए? मैंने कहा नहीं। उसने कहा नहीं भैया 2,10,000। अब 2,10,000 रुपये देने के बाद मैंने कहा तुम कुछ करते हो? उसने कहा कि नहीं मैं करता नहीं हूँ, मतलब मैं पढ़ाई कंप्लीट की है, जो पेरेंट्स पैसा भेजते हैं उससे मैंने बचा के किया था। तो मैंने उसको समझाया ये बात कि देखो लेखक बनना इतना भी ज़रूरी नहीं है कि तुमको 2 प्रकाशकों ने अगर नकार दिया तो तुम उससे ये ना पूछो कि भाई क्यों नकारा आपने, रीज़न क्या रहा, आप मुझे बताइए, मैं सुधार के भेजता हूँ। आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे दे रहे हैं किसी प्रकाशक को किताब छपवाने के लिए, और वो प्रकाशक आपकी किताब का मूल्य इतना रख दे रहा है कि 499-599 रुपये में कोई जो आपने यूथ के लिए लिखा है, कोई यूथ वहाँ तक जाके, बहुत कम बिरले होते हैं जो वहाँ जाके खरीद सकें। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँ कि इस तरह से भी जो है ना, मतलब जो एक प्रकाशकों का बिल्कुल वो हो गया है, उसको कर्ब कीजिए। अच्छा लिखेंगे तो यहाँ बैठी है, मैं आपको बताऊँ, अच्छा लिखेंगे ये ढूंढते हैं अच्छी किताबें, ये केवल बोलने की बातें नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी पहली किताब, अच्छा यहाँ से मतलब हम लोगों के सामने ममता जी बैठी हैं, उदाहरण है, और ऐसे कई लेखक हैं जो यहाँ से छपे हैं, ठीक है। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी अपनी पहली किताब वानी को भेजूं। मुझे लगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वानी छापेगा ही नहीं, ठीक है। तो खैर वो एक अलग कहानी किस्सा हुआ। जब अदिति से मेरी पहली बार बात हुई, उन्होंने कहा आपने मुझे भेजा क्यों नहीं? मैंने उनको बताया कि ये बातें थी। उन्होंने कहा कि आप जैसे लेखक ना खुद में ही समझ लेते हैं कि हम क्या छापेंगे और क्या नहीं छापेंगे। सेलेक्ट और रिजेक्ट हमें करने दीजिए, हमें बताने दीजिए कि हम इसको करना चाह रहे हैं। बिल्कुल चाहते हैं ये भी कि आप अच्छी कहानियां लिखें, अच्छी, लेकिन थोड़ा संयम रखें, थोड़ा सा रखें कि रिजेक्ट अगर कर रहा है पूछें क्या रीज़न है। अदिति विषयांतर हो गया, मैं आपकी बात से थोड़ा सा बह जाता हूँ। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप, लेकिन क्योंकि हमारे युवा साथी बहुत है साथ में जी, और फिर भैया में भैया सत्या भैया तो है ही भैया सत्या में बिल्कुल। तो वो एक बात रहती है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना ये जरूर चाहूँगा कि अगर आप लोगों में किसी में वो लिखने की इच्छा है, लिखना चाहते हैं, तो कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको पार करना होता है। पहला स्टेज आपसे खुद से आता है। आपको खुद ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मैंने कंप्लीट किया है। एक और बात शायद फिर वो विषयांतर हो, बेसिक ग्रामर और बेसिक गलतियां ये एकदम छांट के अपनी पांडुलिपि भेजिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपने बेसिक गलतियां की है ना, प्रकाशक नहीं पढ़ेगा। उसका कारण है, उसने अगर पहले 3 पेज में देख लिया कि आपने की और की, आपने अनुस्वार, आपने कॉमा वगैरह की 150 गलतियां की हैं, में की गलतियां की हैं,
तो उसको पता चल जाएगा कि 200 पेज की पूरी किताब में उसको प्रूफ रीडर को कम से कम 2 महीने 2.5 महीने का खर्चा देना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट और जोड़ती जी। हूँ, अगर ये गलतियां हैं तो ये भी नजर आता है कि पढ़ा कितना कम। एग्जैक्टली तो जो व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है वो लिखेगा किस स्तर का, उसके बारे में एक कहानी अपने आप सबकॉन्शियसली दिमाग में बननी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक छोटा सा रूल बताऊं, हालांकि मुझे कैमरे पे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरी सीक्रेट सॉस है। वो ये कि जब मेरे पास पांडुलिपि आती है तो मैं सबसे पहले उसका 3रा पन्ना, 25वां पन्ना, 50वां पन्ना और 99वां पन्ना देखती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये एक जर्नी है इन 4 पन्नों की, जिसमें मुझे लगता है कि इसमें अगर निगाह सेट हो गई, इसमें अगर फ्लो चल पड़ा इन 4 पन्नों, इन 4 नंबर ऑफ पन्नों पे, तो किताब ठीक रास्ते पे चल रही है। पेज 99 के बारे में तो साइकोलॉजिकल स्टडीज भी हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी की गई हैं, लेकिन 3, 25, 50 मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि जिन जिन किताबों पे मैंने इन पन्नों पे चांस लिए हैं वो किताबें बहुत सुपर हिट रही हैं। मीना मेरे आगे भी रही है तो ये कुछ तो है कि अगर आपकी कलम इन पन्नों तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को पन्ने के साथ रमा देती है, और अगर आप रम गए इन पन्नों पे तो किताब आपकी अपनी। मेरा ऐसा। तो दोस्तों आप लोगों ने शॉर्टकट फॉर्मूला रट लिया, 3, 25, 49 और 99, ठीक है? हाँ 50, 99। तो ये है एक फॉर्मूला जहाँ से वाणी से आप अपना कारवां निकाल सकते हैं जी। तो यही रहा, वही मैं कहना चाहूँगा कि चप्पल घिसाई बहुत होती है, उसमें बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। प्रूफ रीडर, एडिटर आपसे बहुत काम करवाता है। आपके पास एक किताब का अनुभव भी होने जा रहा है। जो प्रूफ रीडर होता है उसके पास न जाने अनगिनत किताबों की, और एडिटर के पास अनगिनत किताबों का अनुभव होता है। उसकी बातें सुनिए, और समय कितना लग रहा है इस पर ध्यान दीजिए जी। एक एग्जाम्पल और देती हूँ बस, उसके बाद मैं अपने अगले सवाल पे जा रही हूँ। अभी मेरे पास एक मेरी बहुत प्रिय कवि हैं लवली गोस्वामी, उनका उपन्यास आया था, और मैंने आज तक कभी अपने पूरे करियर में ये नहीं किया कि मैं कोई पांडुलिपि ऐसी आ गई और वो मुझे छोड़ ही नहीं रही और मैं आधे दिन की छुट्टी करके घर चली गई। लेकिन जब वनिका आया मेरे पास तो पहले 2 दिन तो मैं टाला मटोली करती रही, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था ये काम रह जाएगा, पहले ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ। लेकिन फिर फाइनली लवली का जब फ़ोन आया कि आपने पढ़ा कि नहीं, तो मैंने कहा अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अब जवाब देना है। और सच मानिए वो ऐसा भागा है उपन्यास कि मैं 4 बजे उठी, मैंने हमारे बॉस, हमारे पिताजी से बोला कि जी आज छुट्टी चाहिए क्योंकि ये पढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे देखा अभी ये कामों की फहरिस्त है, इसका क्या होगा। मैंने कहा नहीं जी नहीं, किताब छूट नहीं रही है, मैं जा रही हूँ, आज रात में पूरी करूँगी। और वो साई-फाई है किताब, माइथो साइकोलॉजिकल फिक्शन है, साइंस का पूरा तड़का है और बहुत वेल रिसर्च किताब है। वनिका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूँ कि अगर अच्छी किताब हो तो हम अपनी कुर्सियाँ भी छोड़ के भाग जाते हैं। तो अच्छी किताब दीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं रेड कारपेट के साथ। अगला सवाल सर, उपन्यास या स्क्रीन प्ले? मैं इस पर रुक गया, थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन बिना टाल, क्योंकि वहाँ से भी खर्चा वर्चा आता है, तो अचानक से बोल दूँ कि उपन्यास, तो उधर वाले नाराज हो जाते हैं। बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि उपन्यास मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा, मैं उसमें ज़्यादा आनंद लेता हूँ, एंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसमें केवल जब तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तब तक केवल मैं रहता हूँ, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता। स्क्रीन प्ले का प्रॉपर ग्रामर है, स्क्रीन प्ले प्रॉपर जो उसकी सोच है वो बिल्कुल अलग है, उसमें काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस रहता है। अगर राइटर्स पूल है, जैसे मैं आपको ग्रहण का एग्जांपल दूं, अगर आप ने देखी हो ग्रहण। कितनों ने देखी? अच्छा, ग्रहण 2-4 लोगों ने देखी है, 2-4 मुझे लगता है बाकी लोग हॉटस्टार पर जाकर देखें ग्रहण, आपको पसंद आएगी। अच्छी वेब सीरीज है, इसलिए नहीं, अवार्ड्स भी मिले ग्रहण। हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी किताब पे बना है, मैं इसलिए कहना चाहूँगा, मैं बाज़ दफ़ा ये बात कहता भी हूँ कि किताबों का जो एडेप्टेशन स्क्रीन प्ले या फिल्मों या वेब सीरीज़ में होता है ना, वो बहुत उसके चांसेस रहते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें किताब तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब एडेप्टेशन फिल्म में हमने देखा या वेब सीरीज़ में हमने देखा तो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं आ पाई। मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ कि जिस तरह से मैंने लिखा था उसी
भावना को पकड़ के और उसी तरह से लिखी गई बनाई गई ग्रहण। तो अगर आप हॉटस्टार हो आपके पास, जो कि होगा ही, आजकल तो सबों के पास है ही है, आप ज़रूर देखें उसे। तो मैं वही बता रहा था कि मेरी किताब में जो है ना वो, अच्छा एक और बात आती थी, मैं आपको बताऊं, बड़ा क्लीशे लगता है। लोग कहते थे कि आपके जो कैरेक्टर होते हैं उपन्यासों के, वो आपके बच्चे होते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता था, ये कौन सी बात, बड़ा क्लीशे के बच्चे कैसे होते हैं। एक किताब लिखा, अगली किताब की तरफ चलो, ठीक है, चली गई पाठकों के पास अगली किताब। मैं इसी सोच के काम कर रहा था और लिखता भी जा रहा था। अचानक से जब ग्रहण का स्क्रीन प्ले आया तो उसमें वो लोग वो ट्विस्ट ढूंढते हैं, क्लिफ हैंगर ढूंढते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि क्या हो सत्या कि जो हमारी मनु है कैरेक्टर, उसको हम दिखाएं कि वो दंगे में रेप का शिकार हो जाती है। अब जैसे ही उसने कहा ना ये बात, तो मैं उखड़ गया, हत्थे से उखड़ गया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि दंगों में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बहुत सोच के इस चीज़ को लिखा था और उसके अलावा मेरी कहानी कंप्लीट है। तो फिर वो बात आई और काफ़ी लोग बैठे, मैं नाम लेना चाहूँगा, शिव सुब्रमण्यम अभी नहीं है इस दुनिया में, बहुत बहुत बड़े स्क्रीन प्ले राइटर रहे। उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा बहुत काम किया। उन्होंने मुझे बैठाया और ये बात समझाई मुझे कि देखो सत्या, नॉवल में और क्या कहते हैं फिल्मों में ना एक अंतर ये होता है कि नॉवल में ये चांस रहता है कि आप अपनी बात अपने तरीके से कहें, लेकिन स्क्रीन प्ले में आपको अपनी बात देखने वाले के तरीके से कहनी होती है। तो उसको हर 5 मिनट 7 मिनट पे ऐसा टेंस माहौल देना होता है कि वो फिर इस बात पे आए कि आगे क्या। तो फिर वहाँ पे एडेप्टेशन में फिर ये चेंज किया गया, फिर वो दिखाया गया कि वो बदतहजीबी की शिकार हुई। और मैं बहुत दिन तक परेशान रहा। मैं इस बात पे था कि आप जो साइनिंग अमाउंट वगैरह ले लें, मेरी किताब के साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने दिखाया कि जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में उसको हैंडल किया और मतलब स्क्रीनिंग में हैंडल किया, तो फिर लगा मुझे कि वो अच्छा है। तो ओवरऑल मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत सुकून पाता हूँ उपन्यास लिखने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वहाँ होता हूँ। थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस तो क्या कहेंगे, सुधार जो है एडिटर की तरफ से आता है, लेकिन वो मैं होता हूँ, मेरी कहानी होती है। स्क्रीन प्ले में बहुत सारे क्या कहेंगे आप उसे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए नहीं स्क्रीन के लिए भले के लिए होती है। तो ये है, उसका ग्रामर अलग है। लॉन्ग टर्म में मैं उपन्यासकार के रूप में ही जाना पसंद करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा कि लोग अगर ध्यान याद करें या जो भी, तो वो याद करें कि, और ये होता भी है। मैं आपको बता दूं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, 176 फिल्मों के डायलॉग्स डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे, लेकिन हम उन्हें डायलॉग राइटर के रूप में नहीं याद करते। कोई 57 फिल्मों के स्क्रीन प्ले राही मासूम रजा ने लिखे, लेकिन हम उन्हें स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में याद नहीं करते। हमें जब वो याद आते हैं तो आधा गांव के लेखक के रूप में याद आते हैं, टोपी शुक्ला के लेखक के रूप में याद आते हैं। तो मेरी तमन्ना यही रहेगी कि अगर कभी याद किया जाऊँ तो उपन्यासकार करूँ। जी। तो फिर इससे एक थोड़ा मुश्किल सवाल निकलता है कि उपन्यास से आई एनुअल रॉयल्टी या स्क्रीन प्ले से आया वन टाइम पेमेंट? इसको पास कर सकते हैं सवाल। इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो ये आया कि उपन्यास से आई रॉयल्टी या उपन्यास से आया वन टाइम पेमेंट। इसको अगर इस तरह से करें, स्क्रीन प्ले को हटा दें जरा, तो मतलब फिल्मों को, इसका जवाब मैं दूं अगर आप कहना चाहें तो। देखिए क्या होता है ना कि फिर मैं आपको यहाँ खींचूंगा और मैं जानना भी चाहूँगा दरअसल आपसे भी इस बारे में कि हमारे पास लेखकों के पास, आप बेहतर बताएंगे, लेखकों के पास कोई पैरामीटर इस बात के जानने का नहीं है कि मेरी कितनी किताबें बिकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे सपोज करें पहले साल में 5000 किताबों की 10,000 किताबों की रॉयल्टी मिली, मान लीजिए। अब उस बीच में 1 साल के बीच में प्रकाशक ने कितने रीप्रिंट निकाल लिए, ठीक है, या प्रकाशक ने और उसका हमारे पास कोई वो नहीं रहता। मतलब तो आप जो बताएं, मेरा प्रकाशक जो बताए हम उसे ही मानते हैं और वही रॉयल्टी हमारी। उस लिहाज से फिर एक चीज़ें जो पल्प राइटर्स ने शुरू किया इस देश में, मैं आपको बताऊं, वन टाइम रॉयल्टी लेने का कंसेप्ट शुरू किया उन्होंने। और उन्होंने एक और कंसेप्ट शुरू किया, मैं बताऊं क्योंकि मेरे जहन में है। उन्होंने कहा कि अगला जब भी आप मेरी किताब का प्रिंट छापेंगे ना, तो कवर बदल देंगे।
मतलब उनके जहन में ये था कि भाई कवर अगर दूसरा आएगा तो इसका मतलब है कि हमें पता चल जाएगा कि दूसरी रिप्रिंट हुई है, तो हम दूसरे पैसे की डिमांड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने प्रकाशक पे या भरोसा नहीं है, मैं सीधी बात करूं, अगर आपको लगता है आपको अपने प्रकाशक पे भरोसा नहीं है या खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप ये बात कर सकते हैं कि भाई वन टाइम पेमेंट दे दो मुझे, मैं कुछ आगे बात नहीं करूँगा। लेकिन भरोसे का ही नाम है लेखक और प्रकाशक के बीच जो है, पूरी संस्था इस तरह चलती है। तो मुझे लगता है कि फिर रॉयल्टी, जो एनुअल रॉयल्टी होती है, वो आप उस तरह से ले सकते हैं। मैं अदिति इस पे जानना चाहूँगा आपसे कि ये दरअसल क्या होता है, क्या लेखकों का, मैं सारे लेखक वृंद की बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या दरअसल सचमुच ऐसा होता है या हमारे मन का ये जो है, और इस बीच में बहुत सारे रिप्रिंट कर लिए, मैं जानना चाहूँगा जी। देखिए, ये तो बात सही है कि सिस्टम में एक जो बहुत बड़ा एक लैकुने है कि कैसे ट्रैक रखा जाए कि कौन सी किताब किस कैश मेमो के नंबर पे बेची गई। हमने बहुत कोशिश की इस सिस्टम को क्रैक करने की। हमने होलोग्राम्स निकाले और पेपर पे सेल्फ एम्बॉस्ड नंबरिंग होती है। तो आप सोचिए कि मान लीजिए 2000 प्रतियां छप रही हैं किसी किताब की, तो वो छपाई खाने में अगर हम वो उस पर एम्बॉसिंग करने चले, तो अगर छपाई बाइंडिंग में 20 दिन लग रहे हैं तो वो एम्बॉसिंग में और कम से कम 30 दिन लगेंगे हर किताब पे अगर पेपर इम्प्रिंट कर। तो होलोग्राम्स भी कॉपी हो गए हमारे, फिर किताबें जाली छापी गई। तो ये बहुत ही बड़ा लैक्यून है। सच बताऊं तो अगर मैं प्रकाशकीय पक्ष आपके सामने रखूं तो हमारे सामने भी ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको थोड़े ही दिनों पहले का एक केस बताती हूँ जहाँ पर हमने 3 जगह छापे मारे, जहाँ गुनाहों का देवता, लज्जा और ज्ञानपीठ और वाणी की बहुत बड़ी किताबें जाली बंडलों में मिली है हमें। और एक का तो घर का नाम ही सत्यानंद था और उसके घर में हमको इतने छापे मारने पे सिर्फ हमारी नहीं, अंग्रेजी की कई बड़ी किताबें, पेंगुइन की किताबें, हार्पर की किताबें, बड़े बड़े लेखकों की किताबें हमें वहाँ मिली। अब वो हमने पुलिस में रिपोर्ट करी, उनको थाना बुलाया गया, वकील, अच्छा जब आप छापा मारने जाते हैं तो आप अकेले नहीं जा सकते ऐसे किसी के घर पे, आपको वकील चाहिए होता है, आपको थाने से परमिशन चाहिए होती है, कोर्ट से परमिशन चाहिए होती है, एक ज़कीरा बनता है, एक टीम बनती है, पूरी लीगल टीम होती है वो, उसके साथ आप जाकर कहीं कोई जो नकली आपकी किताब छाप रहा है उसको पकड़ सकते हैं। अब वो किताब हम लेके पहुंचते थाने, हम सर को बोलते हैं, SHO साहब को कि देखिए इन्होंने हमारी किताब नकली छापी। SHO साहब ने पकड़ ली किताब जो हमने दी उन्हें और जो छपाई और जो छापे में मिली, उन्होंने रख दी दोनों गोल गोल करके। बोलिए अब आप बता दीजिए कौन सी सही है, अब बताइए क्या करें। ठीक, तो हो क्या रहा है। और उसमें भी एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ, एक सत्य, जो ये वाले भाई साहब अभी मिले हमें, उनसे हमने ऐसे ही पूछा कि भैया अब ये वाला अमेज़ॉन अकाउंट तो आपका रिपोर्ट हो गया। सच में भैया करके बात कर रहे थे हमारे यहाँ के लोग। अब क्या करेंगे, आपकी ये नकली पकड़ी गई, आप नकली बेच रहे किताबें, तो बंद हो गया। कहते कोई नहीं, भाई के आधार कार्ड पे नया खोल लेंगे कल। तो बोले अच्छा वो भी रिपोर्ट कर देंगे। तो बोले भाई की पत्नी के आधार कार्ड पे खोल लेंगे। तो अब बताइए क्या कीजिएगा। तो ये एक प्रकाशक के जीवन की सच्चाइयाँ हैं जो आप लोगों के सामने आनी बहुत ज़रूरी हैं कि किताब को सालों तक संरक्षित रखना, उसको हर पुस्तक मेले में चमका के शेल्फ पे लाइट लगाना, उस पे कार्यक्रम करना और उसको अपने साथ, अपने जीवन का, अपनी आत्मा का अंग बनाकर साथ में लेके चलना। लेकिन अंत में जब ऐसे व्यवस्था में लूपहोल्स होते हैं तो प्रकाशक जाए तो जाए कहाँ। हम देख रहे हैं कि गुनाहों का देवता का मैं अगर एक उदाहरण लूँ, इतनी बड़ी किताब है वो, धर्मवीर भारती जी का मैग्नम ओपस, इतना बड़ा वो किताब, हमने कम से कम नहीं तो 8-10 बार नोटिसेस इधर उधर दिए हैं कि ये नकली है, इसको आप बंद कीजिए, ये नहीं बिकनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए कंट्रोल में आती है सिचुएशन और फिर नकली बिकनी शुरू हो जाती है। अगर हम उसका कवर बदल भी देते हैं तो उस कवर को कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा। इट्स अ नाइट्स जॉब टू गेट अ OCR कॉपी। तो आप ये देखें कि
ये सिर्फ आप ही के लिए बड़ी समस्या नहीं है, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या। प्लस दूसरी बात ये कि प्लेजरिज्म और किताब का जाली छापना, ये इस पर कोई प्रॉपर लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं। क्रिमिनल कंप्लेंट हो तो जाती है दर्ज, लेकिन उसके बाद आप खुद बताइए कि जब थानेदार हमसे पूछते हैं कि ये वाली असली है, ये वाली असली, तो क्राइम की वेरासिटी उनकी निगाह में क्या है, ये हम उनके सवाल से ही समझ लेते हैं कि उनके दिमाग में कि ये क्राइम हुआ भी है कि नहीं, ये रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। वो ये समझ ही नहीं रहे कि एक लेखक का कितना बड़ा हक मारा जा रहा है, एक प्रकाशक का कितना बड़ा हक मारा जा रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रही है। तो पायरेसी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें इससे छुटकारा पाना, अब एक नेशनल बुक पॉलिसी, जब मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू मेरा प्रकाशित हुआ, उसमें भी मैंने ये बात कही थी, भारत को एक नेशनल बुक पॉलिसी की अत्यधिक आवश्यकता है, ताकि जितने किताब के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर हैं, लेखक, प्रकाशक, छापखाने, बाइंडर्स, इन सबको एक सिस्टम में संयोजित करने की बहुत आवश्यकता है, रेगुलेट करने की बहुत आवश्यकता है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि कैसे पता लगाया जाए। सच में हम खुद एक व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि ये जो आरोप लगते हैं ना सत्या, सच में जो तो कॉरपोरेशंस हैं, जो एक कॉरपोरेट रूप ले चुके हैं पब्लिशर्स, उनके लिए एक बहुत ही क्लिनिकल सा प्रोसेस है कि आरोप लगा है, वो उसका लीगल जवाब देंगे एंड इट विल बी सॉर्टेड। लेकिन जो हमारे जैसे पारिवारिक रूप से जुड़े हुए पीढ़ियों से काम है ना, जो प्रकाशक हैं, उनके लिए ये बहुत व्यक्तिगत ठेस हो जाती है, इतनी कि हमें ऐसे लगता है कि हमने इतने सालों में कमाया क्या। अच्छा, आपने कहा कि कंट्रोवर्सीज ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सीज सोशल मीडिया पे ग्रंथ का रूप ले लेती हैं। वहाँ पर जाकर ये ऐसा विराट रूप ले लेती हैं कि एक पक्षीय सारी बहस हो जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अरे हमारी बात तो एक बार समझ लीजिए, हमारी बात सुनने की तो कोशिश कीजिए, वो पहुँचती नहीं है। तो कुल मिला के जब फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टीज़ के हो चर्चा, तो ऐसे लेखकों की भी बात सुननी चाहिए जो अपने प्रकाशकों से संतुष्ट हैं, जो ये मान रहे हैं कि उनको सही हिसाब मिल रहा है, उनकी भी बात सुननी चाहिए। प्रकाशक अपना क्या पक्ष रखना चाह रहा है, वो बात भी समग्रता से देखनी चाहिए। देखी गई। मुझे बहुत धन्यवाद मन से मैं अपने पाठकों का और वाणी प्रकाशन को चाहने वालों का करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन जब वो सैलाब आंधी आई एक हफ्ते की, उसके बाद सुनी, जबकि हमारी तरफ से तो स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत था। ऐसा और प्रकाशकों ने भी किया था। तो बहुत धन्यवाद, लेकिन संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, कहने की बात ये। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जरूरी है। पीयूष मिश्र जी या स्वानंद केरकरे जी? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पीयूष मिश्र इसलिए भी कि मेरा जितना भी, मुझे लगता है कि पीयूष मिश्र के बारे में मैं पीयूष मिश्र ज़्यादा जानता हूँ। मैं एक दफ़ा उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, वो बातें करते हैं तो वो अबे तबे से शुरू करते हैं और उसी तरह की बातें ही करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किले का रहस्य में थे? तो मैंने कहा साले तुझे कैसे याद है? ठीक है, मैंने कहा थे कि नहीं थे? तो हाँ, उसने वो शर्मा ने कहा था काम करने के लिए, मैंने कर लिया था। एक किले का रहस्य आप लोगों को ध्यान हो, सीरियल आता था टीवी पे, जो भी लोग देखते हैं 86-87 में, उसमें वो उनके बोलने का अंदाज शुरू से वैसा ही रहा है। तो बालमान हम छोटे हुआ करते थे, हमें उनके बोलने का अंदाज पसंद आ गया, तो फिर उस तरह से। अच्छा, मैं क्यों पसंद करता हूँ उस आदमी को? उस आदमी को पसंद करने का कारण है ना कि मतलब इंसान, भगवान जो है किसी एक आदमी में कोई एक गुण देता है, आप ढूंढते रहिए उनमें क्या क्या है। वो उतने ही अच्छे लिरिसिस्ट हैं, वो उतने ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो उतने ही अच्छे सिंगर हैं, वो उतने ही अच्छे नाटककार हैं, वो उतने ही अच्छे अदाकार हैं, वो उतने ही अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो इन सबों से ज़्यादा बड़े इंसान हैं। जब आप उनसे बैठेंगे ना उनके पास, तो आप खुद को छोटा महसूस नहीं करेंगे। वो आप उनके साथ अगर तस्वीर भी ले रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आदमी बैठ गया है मूर्तिवत और आप फोटो खींच दीजिए। आपको एक भावना का संचार उनसे होते हुए दिखेगा।
स्वानंद भी बहुत मतलब मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे। मेरी ग्रहण में उनके कुछ गीत हैं बड़े अच्छे, मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें। बट जहाँ अगर कंपैरिजन इन दोनों में ही है तो पीयूष मिश्र जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ शुरू से जी। यूनिवर्सिटी की साहित्यिक गोष्ठियां या लिटरेचर फेस्टिवल्स? दोनों ही नहीं। मैं यूनिवर्सिटी की साहित्यिक गोष्ठियों से तो इसलिए भी परेशान हूँ क्योंकि गोष्ठियों के बाद वो कहते हैं कि जो ये गोष्ठियाँ हुई हैं ना, इस पे 5000 शब्द में आप कुछ लिख के भेज दीजिए। तो एक तो जो किया सो किया, उसके बाद अब क्या हमारा अनुभव रहा उस पर 5000। मैं दरअसल चाहता हूँ ना कि मेरे पाठकों से ना 1-to-1 संवाद हो। आप कहीं मुझे बैठा दीजिए, आप कहीं बोले मैं आ जाऊँ, मैं बैठूं और मैं उनसे बातें करूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब है, अब ये माइक है, मेरी आवाज़ ऐसी है तो आप लोगों तक पहुंचती है, ये इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल चाहता हूं कि 1-to-1 मैं आपसे इंटरेक्ट करूं। इसका इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें एक इसका नुकसान भी है कि उसके बाद फिर एक पाठक वर्ग है बिल्कुल एकदम फैमिली में शामिल होना चाहता है कि अब तो सर मुंबई आ रहे हैं तो आपके घर ही रुकेंगे टाइप, तो वो एक समस्या भी है। लेकिन हाँ मतलब मैं सच में अदिति चाहता हूँ, अगर इन दोनों में पूछा जाए तो मुझे लगता है कि लिटरेचर फेस्टिवल को मैं चुनूँगा। बट अगर तीसरा भी ऑप्शन हो तो मैं बिल्कुल ऐसी गोष्ठियाँ चाहूँगा जो मैदान में हो, खुली जगह पे हो, जहाँ केवल मेरे पाठक हो, मैं हूँ और मैं उनके सवालों का जवाब दूँ। तो किताब की यात्रा OTT राइट्स या ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन मैं कहना चाहूँगा इसलिए कि मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक दफ़ा मेरे पास सरहद पार पाकिस्तान से एक ट्रांसलेटर का मैसेज आया कि सर हम 84 का अनुवाद करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, खुशी होती है कि आप उधर भी पढ़े जा रहे हैं। मैंने कहा आपने पढ़ा कैसे, आप तो देवनागरी पढ़ नहीं पाते होंगे। तो उन्होंने बताया कि सर आपकी किताब ऑडिबल पे अवेलेबल थी, हमने सुनी है उस किताब को, हम यहाँ ट्रांसलेट करना चाहते हैं इसे। तो OTT राइट्स, देखिए OTT राइट्स का तो जो जहाँ तक मसला है वो अच्छा लगता ही है, खुशी होती है कि ज़्यादा लोगों तक चीज़ें जाएंगी। लेकिन ट्रांसलेशन में वो उसी रूप में आती हैं जिस रूप में मैंने लिखा हुआ है। तो बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की लगभग सारी भाषाओं में, अच्छा मैं थोड़ा सा नहीं कहता हमेशा आत्मविचार वाली बातों का, और आत्मविचार का हम लोगों पे बड़ा एक वो लगा हुआ है ठप्पा कि अपनी किताबों के बारे में बात, मेरी समझ में नहीं आता लेखक किताबों के बारे में बात नहीं करे तो क्या बात करे। लेखक अगर एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो मैं तो चलिए फिर भी फिल्मों और क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लेखकों को केवल अपनी किताबों के बारे में बात करनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट की मुझे लगता है कि जितनी भाषाएं उसमें अनुवाद हुआ, उर्दू में अनुवाद हुआ, पंजाबी में अनुवाद हुआ, इंग्लिश में अनुवाद हुआ, तो बड़ी खुशी होती है कि किताब बहुत लोगों तक पहुंच रही है, बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अगर कोई पाठक ये कहता है कि सर आपकी किताब पढ़कर मैं हिंदी की तरफ, मैंने पहली किताब पढ़ी है, हिंदी की तरफ मुड़ा, मैंने छोड़ दिया था पढ़ना, तो एक अलग तरह की खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। OTT भी खुशी देती है, ऐसा नहीं है मैं उसको बिल्कुल सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता उसके साथ। वो भी अभी दिल्ली दरबार पे एक फिल्म नखरे वाली आप लोग अगले साल देख पाएंगे, शूटिंग उसकी हो रही है। और बागी बलिया मेरी एक किताब थी जिसका स्क्रीन प्ले भी मैंने लिखा है, सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहें, तो वो भी मुझे लगता है 2025 तक हम लोग देख पाएंगे। वो भी एक अलग खुशी देती है। बट बीइंग ए राइटर मुझे लगता है ट्रांसलेशन। जी। मीना कुमारी पर रिसर्च या मीना कुमारी से मोहब्बत? बड़ी तवील कहानी है, मैं शुरू करूंगा जो मैंने अपनी किताब में लिखा है और ये क्यों शुरू हुई। कोशिश करूंगा अगर हमारे पास 5 मिनट का समय हो तो मैं बताना चाहूँगा। हाँ, लाल झंडा नहीं आया। अच्छा, हम लोग इसलिए बहुत प्रसिद्ध हैं कि हम लोग टाइम पे चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। अब होता क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूँ, बड़ा मज़ेदार एग्जांपल है कि हम लोग जब BHU में पढ़ रहे थे तो प्रोजेक्ट बनाने को मिलता था। तो उसमें प्रोजेक्ट जो है वो मिनिमम कहा जाता था कि 10 पेज लिखना है, ठीक है, 10 पेज का प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो हमारे कुछ मित्र थे, उनमें से एक थे प्रतापगढ़ के आलोक, तो वो आते थे 10वां पेज जो आएंगे वो स्टेपल कराने चले आएंगे। तो मैं देखता था, मैंने कहा कि यार तेरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ।
तो कहेगा उससे क्या मतलब है, 10 पेज तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग टाइम पे खत्म कर देने के लिए वो है। सवाल क्या था? मीना कुमारी, सॉरी, मीना कुमारी पे रिसर्च या मीना कुमारी से मोहब्बत। मीना कुमारी से मोहब्बत मुझे लगता है काफ़ी पहले शुरू हुई। 10वीं क्लास में था मैं और मुझे घर में सफ़ेदी हुई थी, मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस खाने की आदत पड़ गई थी। तो मैं वो चम्मच लेता था, रात भर में प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल के खा जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि इससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मैं पढ़ाई करूँगा। तो रात भर खाया, सवेरे जब देखा तो इतना बड़ा होल हो गया था दीवार में। अब मुझे लगा माँ आएगी, दीदी आएंगी या डांट पड़ेगी। तो मेरे पास 21 रुपये थे, दोस्तों ने दिए थे विकेट खरीदने के लिए। मैं दौड़ के गया और मैंने पूछा कि कोई पोस्टर है लगाने के लिए। तो दुकानदार ने कहा होगा कि मीना कुमारी। मैंने कहा दे दो, मैंने देखा भी नहीं। तो वो ला के और घर में बिल्कुल लगा दिया पोस्टर सामने। तो मुझे लगता है कि वो जो महसूसियात थी, आप कह लें कि मैं बैठा हुआ हूँ, वो बैठी हुई हैं, वो ठाड़े रही वाला पोज है उनका और वो बैठी हैं और मैं देख रहा हूँ, वो जहन में कहीं रहा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसी चलती गई, ऐसी चीज़ें होती गई जो मुझे लगता है कि एक आध बार मैंने सपना भी देख लिया कि वो कह रही है कि मेरे बारे में कब लिखोगे। तो मैंने अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट मान लिया। गुलजार साहब कहते हैं कि गालिब के 3 नौकर हैं, चौथा मैं हूँ। तो मैं भी कह देता हूँ कि मीना जी के 4 आशिक हैं, 5वां मैं हूँ। तो सन 2015 की बात होगी, मुझे लगता है कि मैंने उसके बाद रिसर्च में मीना कुमारी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। मैं कहीं चला गया, रांची में आपको बताऊं, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, आप लोग तो खैर यहीं के हैं, कचहरी के पास कोई उर्दू लाइब्रेरी है, उसके नीचे एक छोटी सी दुकान है उनके यहाँ से। हाँ, वो मैंने वहाँ से किताबें ली हुई हैं। मैं जयपुर चला गया वहाँ, मैं लखनऊ चला गया वहाँ। मेरे पास मेरी पत्नी परेशान रहती है कि तुम्हारे व्हाट्सएप में किताबों के अलावा किसी चीज़ की फ़ोटो ही नहीं आती है। तो जो भी कबाड़ी वाले भी थे उनको मैंने कहा कि आप जानती होंगी अदिति, हमारे यहाँ शमा मैगज़ीन दिल्ली छपा करती थी, हाँ ना, तो वो बंद हो गई दहलेवी साहब की। तो मैंने उनसे तक से उनकी किताबें मंगवाई हैं। जहाँ भी मीना कुमारी, कमाल अमरोही का कोई आर्टिकल तक मिल गया तो मैंने उनसे मंगवाया। तो मुझे लगता है कि मीना कुमारी का प्रेम जो रहा वो उनके रिसर्च तक का सफ़र उसने तय किया। जी। तो अब सत्या से किसी को अगर आखिरी सवाल 2 पूछने हों तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जी, माइक पहुंचवा दें जरा। अच्छा, मैं यहीं का हूँ बोकारो का, तो मुझसे कुछ उल जुलूल सवाल होगा नहीं, है ना? हाँ, एकदम बिल्कुल। मेरे नाम में व्यास है, तो राजस्थान वाले मुझे राजस्थानी समझ के इज्जत देते हैं, तो मैं वो ले लेता हूँ। मैं कहता नहीं कि मैं राजस्थानी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मैं यहीं का हूँ, बोकारो 100 किलोमीटर दूर। जी। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम राजेश है। सर, जब आप लिखना जब शुरू कर रहे थे, बनारस टॉकीज की बात कर ले, तो सर शुरुआती दिनों में तो ऐसा रहा नहीं होगा कि आप इस पे फिल्म बनेगी या इस तरीके का कुछ होगा, उस राह पे आप लिख रहे थे। तो सर अब जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं यहाँ के समय में, जैसे 84 और आगे की बात की जाए, तो उस पर फिल्म बनेगी, वो आपके जहन में कितना रहता है? और सर दूसरा छोटा सा प्रश्न ये है कि सर अब तो आप स्थापित हो चुके हैं मुंबई और बॉलीवुड में, तो सर अब जब आप कुछ लिखते हैं या जो भी स्क्रीन प्ले या जो भी कुछ कर रहे होते हैं, तो क्या आपके अपने हिसाब से मानदेय आपको मिलता है या अभी भी ऐसा कुछ रहता है कि नहीं आपकी फिल्म बनने ही आपके लिए काफ़ी है? इसका असर कितना होता है सर? दूसरा सवाल का जवाब पहले देता हूँ। मानदेय तो दोस्त रणवीर कपूर को उनके हिसाब से भी नहीं मिलता, ठीक है ना? हाँ, वो खुद चाहते होंगे और उनको फिर वो एक पूरी की पूरी जो है ना मार्केटिंग टीम होती है, जिसका काम ही यही है कि आपसे कितना कर्व करके, कितना कम पे लाके, ठीक है, और आपको आपसे वो किया जाए। जब मैं वो ग्रहण की बात हो रही थी तो मेरे पास जो उन्होंने रीज़न दिया, उन्होंने कहा कि सर हॉटस्टार जो है ना डिज्नी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम आपको ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अब आप समझिए कि ये कौन सा रीज़न हुआ। हॉटस्टार कितनी बड़ी कंपनी है, डिज्नी कितनी बड़ी कंपनी है, उनके कोलैबोरेशन में आपने कितना खर्च किया होगा। आप राइटर को देते समय कह रहे हैं कि उस रीज़न से हम नहीं दे पा रहे, तो ये मानने वाली बात। दूसरी बात जो आपने कही, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये नहीं होता था कि मैं लिख रहा हूं तो मेरे जहन में ये रहे कि इस पर फिल्में बनेंगी कि नहीं बनेंगी। एक समय ऐसा आया, मैं दरअसल कहता भी हूं कि मैंने बनारस टॉकीज फिल्में लिखी थी तो उसको पाठकों ने पसंद किया। मैंने दिल्ली दरबार पाठकों के लिए लिखी थी तो उसे फिल्म वालों ने पसंद किया, ठीक है। वो मुझे लगता है कि लिखने के 1 महीने बाद ही उसका एग्रीमेंट हो गया होगा, देरी हुई है। तो
अब थोड़ा सा ऐसा जरूर रहता है कि मैं जो लिखूं वो तो मेरे मन का, लेकिन उसको कोई भी अडेप्ट करे तो उसको बहुत मुश्किल नहीं हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक किताबें जो होती है ना, उस पर क्यों हमसे ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा, ममता जी बैठी हुई हैं, जानती हैं कि जितनी बेहतर कहानियाँ हिंदी साहित्य में है। मैं आने वाली थी ममता जी के पास हाँ, अगले पल में जी। मैं बताऊंगा सही कि बात, हाँ। मेरा जो अनुभव है उससे बताऊंगा कि क्या कारण होता है कि जो हमने जितना लिखा और जितना बेहतर लिखा उस अनुपात में हमारी कहानियों का अडेप्टेशन फिल्म में नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है ना कि एक तो अंग्रेजीदा लोग हैं जिनको करना है, दूसरी बात यह है कि हम जब साहित्य लिखते हैं ना तो हम एक्शंस बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम एक्शंस लिखते हैं। उनको चाहिए उस किताब से केवल एक्शन निकालना, ठीक है, उतनी ही चीज़ें बोलेंगे कि जिससे उनका एक्शन दिखाई पड़े हर सीन में। तो अब जब मैं लिखता हूँ तो ये ध्यान में रहता है कि लिखूँ तो मेरा लिखा हुआ हो, लेकिन अगर कोई भी इसको अडेप्ट करने की कोशिश करे तो उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। रीज़न यही कि भाई जब वो पढ़े तो उसे लगे कि अरे यार ये तो रेडीमेड चीज़ लग रही है, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो ये एक रहता है ध्यान में। जी हाँ सर, मैं बस आपके सवाल से पहले सर ममता जी के पास जाना चाहती हूँ। एक पूरा दौर आपने देखा है जिसमें आपने हिंदी साहित्य से कहानियों को बड़े पर्दे पर जाते हुए, उनके प्रीमियर्स पर भी जाते हुए आप गई हैं और आपने देखी। कितनी सच्चाई होती है उस कहानी के स्क्रीन प्ले में बदलने में, और एक लेखकीय मत क्या होता है। जैसे कमलेश्वर जी से कभी कभी मैं बचपन में बड़ी गोष्ठियाँ होती थी तो ग्लास पानी का पकड़ाते हुए या चाय पकड़ाते हुए कैसे होता था कि कभी कभी वो नाखुश होते थे और कभी बहुत खुश होते थे जो स्क्रीन प्ले अडेप्टेशन होता था उनकी कहानियों का। तो ऐसे में आपका क्या मत है मैम कि हाउ गुड और बैड इट कैन गो इन ऑल डायरेक्शंस? सबसे पहली बात तो ये है अदिति कि जिस समय किसी लेखक की किताब कोई डायरेक्टर या कोई तेजस्वी किस्म का युवा जीनियस कहता है कि इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो कि आपकी ईगो बहुत सेटिस्फाई होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा बड़े माध्यम की ओर जा रहे हैं। हमें पता है कि किताब बहुत धीमे धीमे बिकती है। किताब जिस गर्मी और तापमान से लिखी गई उसी तापमान पर पढ़ी जाए ये ज़रूरी तो नहीं। पढ़ने वाला अगर बिल्कुल ठंडा है तो आपका तापमान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और जब आपका विजुअल मीडिया में जाता है, ऑडियो विजुअल मीडिया में अगर आपकी रचना जाती है तो ईगो तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन साथ ही साथ आपका लेखकीय अभिमान बहुत सिर उठाता है कि जो हमने लिखा है वैसा ही हो। अगर उसको कोई पलट देगा, यानी जिसको मैंने हीरो बनाया है उसको वो विलेन बना दे, क्योंकि एक विलेन तो चाहिए चाहिए, और जिसको हमने हीरोइन बनाया है उसको वो साइड हीरोइन बना दे, तो जाहिर है कि हमें लगेगा कि ये तो रचना के साथ बलात्कार हो रहा है। मन्नू भंडारी की आपका बंटी जैसी कृति पर जब फिल्म बनी, उन्होंने फिल्म देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इसको रिलीज़ नहीं होने दूंगी मैं। काफ़ी नुकसान हो गया जिसने बनाई थी उसका भी, और मन्नू जी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा इन बातों का, क्योंकि वो तो रजनी सीरियल की एक सफल लेखिका थी। और आपने सोची कि उन्होंने स्वामी फिल्म की भी कभी स्क्रीन प्ले लिखा था, तो मन्नू जी को नुकसान हुआ। लेकिन मन्नू भंडारी ने एक लेखिका के रूप में बहुत आदर्श प्रस्तुत किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने उनकी कहानी पाठ्यक्रम में लगा ली और एक भी पैसा उनको नहीं दिया, तो उन्होंने लिखित वकील का नोटिस भेजा कि मेरी कहानी ना पढ़ाई जाए। उसका असर ये हुआ कि बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ ने मन्नू भंडारी का नाम एक तरह से बैन कर दिया कि ये तो झगड़ालू लेखिका है, हम इनकी कहानी नहीं लिखेंगे। तो लेखक के लिए भी ये बड़ी तबालत की चीज़ है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ना नुकर करता है तो वो अनपॉपुलर हो जाता है।
उसकी लोकप्रियता कम हो जाती है। और अगर वो ना नुकर नहीं करता तो उसको गुलाब जामुन समझ के खा लिया जाता है। मेरा ख्याल है इसीलिए मैं बार बार सुनती हूँ हमारे अरुण महेश्वरी जी से कि लिटरेरी एजेंट का होना अब सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, इन्हीं सब कारणों से। क्योंकि मुझे लगता है कि एक लिटरेरी एजेंट भारतीय भाषाओं में भी विकसित होने चाहिए, क्योंकि ये सब जो समस्याएं बीच में व्यवहारिकता की आती हैं, इनको बहुत साफ तरीके से व्यवहारिकता के साथ सप्रेम सुलटाया जा सकता है। जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं व्यास जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो अपना कथा संसार रचते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, वो किस भाषा के शब्दों में लिखते हैं? समझे, किस भाषा के शब्दों में? बढ़िया सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो शुरुआत हुई थी पढ़ने की वो उर्दू शेर व शायरी से बहुत हुई थी। मैं आज भी बहुत मुतासिर रहता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक लेवल कहने, अगर बिल्कुल बेसिक लेवल, एक लेवल ऊपर मुझे उर्दू के शब्दों का थोड़ा सा है। तो मैं जब लिखता हूँ तो अपने आप को फ्री फ्लो छोड़ता हूँ कि कौन से शब्द आ रहे हैं। हिंदी शुरुआती होती है, लेकिन वो मैं कह लूँ मिक्स्ड होता है, जिसमें बहुत भारी भरकम उर्दू के शब्द भी होते हैं। तो मैं जब लिखता हूँ तो मैं आपके सवाल पे ये कहना चाहूँगा कि मैं वो मिक्स्ड लैंग्वेज होता है जहाँ हिंदी और उर्दू के शब्द की बहुत आयत होती है। वाक्य संरचना देवनागरी में ही होती है। लेकिन जब फिर ड्राफ्ट पे आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये तो मेरे शब्द हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे जो पाठक हैं वो उस शब्द तक नहीं पहुँच पाए। तो मैं फिर उसके थोड़े ऐसे शब्द ढूंढता हूँ जहाँ उसको चेंज करके किया जा सकता है, वो करता हूँ। और फिर अगर लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, यही इम्पैक्टफुल वर्ड है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अर्थ भी नीचे दे दूँ। तो मेरी अपनी भाषा हिंदी ही रहती है। जी। सत्या जी, मेरा नाम जीवीएस शास्त्री है, मैं दक्षिण भारत का हूँ और पहली बार इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल में आया और आपसे काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं चाहता हूँ जो बनारस टॉकीज आपने जो कहा, ये मेरे जहन से काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि मेरा बेटा BHU से MBA किया था, तो ये मेरे काफ़ी करीब है। और एक बात है कि ये जो ऑडियो बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स जो बोलते हैं, पता नहीं उनके लेखक क्या हैं, लेकिन ऑडियो बुक्स आर मच क्लोजर। उसमें क्या है कि सुनने और समझने की क्षमता है। और इसमें एक बात मैं कहता हूँ कि मेरे बचपन की घटना बताता हूँ कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो, और हमारे जान में कुछ लोग हैं जो कि लिख नहीं पाते हैं, जिसमें की और की जो आप बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं, जब हम ऑडियो में बोलते हैं तो वो दुविधा दूर होती है। ऑडियो में जब बोलते हैं ग्रामर उनकी बात नहीं होती है। तो एक तरह से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे हिंदी भाषा और साहित्य की ओर मोड़ने का एक जो क्रम दिया है, जैसे आपने कहा, तो मैं भी आपका फ़ैन हो गया हूं। और मैं चाहूँगा कि बॉम्बे टॉकीज ऑडियो बुक में अवेलेबल हो तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा और साहित्य को जरूर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं बस इसमें एक लाइन जोड़ दूं, जो आपने कहा ऑडियो बुक का भी मार्केट एक अलग तरह का मार्केट है और बड़ा फलता फूलता मार्केट है। क्यों है मैं बताऊं आपको कि हम सबों के पास ना अब बैठ के लेट के पढ़ने का समय कम होता जा रहा है। तो ऑडियो बुक आपको एक माहौल देता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आप वहाँ सुन लेते हैं। बड़े शहरों में मैं आपको बताऊं कि मुंबई में तो लोकल ट्रेन में लोग एक एक किताबें ख़त्म कर देते हैं, कान में लगाए सुनते हुए वो चले गए। दूसरी बात, कमर्शियली वो ये इसलिए इतना सक्सेसफुल है कि जो भी डिसीजन मेकर हैं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के एंड ऑल दैट, वो हिंदी पढ़ना जानते नहीं हैं। तो उनके लिए बहुत सहूलत की बात हो जाती है कि उन्होंने पूरी किताब जो है वो सुन ली और कर दिया। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी एडेप्टेशन हुए हैं और हो रहे हैं, उसमें एक को छोड़कर सारे लोगों ने लगभग ऑडियो सुन के ही उसको डिसाइड किया है, क्योंकि किताब पढ़ने का न उनके पास समय है और न ही सहूलत है उनके पास। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम बन के उभरा है ऑडियो। जी हाँ, लेकिन सत्यानाश ऐसा है कि ऑडियो बुक्स जो आपकी बनाता है, जो ऑडियो मीडियम में डालता है आपकी, अक्सर वो आपको लेखक को पैसा कुछ नहीं देते। मेरी जहाँ भी ऑडियो बुक्स में डली हुई है, मैंने पूछा तो उनका कहता है कि अभी खाली 9 लोगों ने देखा है, सुना है, अभी 32 लोगों ने देखा है। अरे बड़े स्टूपिड जवाब देते हैं वो लोग। मैं कम से कम प्रिंटेड बुक का है एक हिसाब तो मिलता है। हाँ,
मैं बताऊं आपको, आपने जिनको भी दिया है उनसे सीधे ले लें, सीधे ले लें, कुछ कहने की बात ही नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिना मुझसे पूछ लिया है। हाँ मैं आपको बताऊं, 3-4 प्लेटफॉर्म है, ऑडिबल है, ठीक है, वो बहुत अच्छे पैसे भी देता है और उसके बहुत ही ज़्यादा तादाद में सुनने वाले भी हैं। स्टोरी टेल इधर कम काम कर रहा है लेकिन उसके भी सुनने वाले हैं। बाकी इधर जो छोटे मझोले और छोटे वो ऑडिबल मतलब ऑडियो स्टोर वाले हैं, उनकी बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ आपको कि 9 और 10 सुनने वाले तो नहीं है। ममता कालिया की किताब के नाम पे अगर पहले 7 दिनों में वहाँ इम्प्रेशन आएगा तो कम से कम जो है वो आप समझ लीजिए कि 5,000 से 6,000 कम से कम इम्प्रेशन आएगा। मैं बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि आप करते क्या है कि पहला एपिसोड फ्री देते हैं, ठीक है, तो पहला एपिसोड उसी से पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ देखिए कल्चर वही है, बेसिकली हम फ्री की तरह बहुत भागते हैं, हम सभी, मैं भी हूँ, हम सभी हैं। तो पहला एपिसोड तो आप समझ लें कि 50,000 के ऊपर भी चला जाता है ऑडियो। तो जो भी ऐसा कह रहा है उसको कहिए कि मैं 9 लोगों के लिए ऑडिबल नहीं, मुझे नहीं देना ऑडियो, आप मुझे लौटा दें। एक और बात होती है जो मैं इसमें जोड़ दूं, हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप जो आपका नरेटर है ना, ओरेटर, वो खुद चुनिए। होता है क्या है कि आपने जो कहानी लिखी है या जो भी उपन्यास लिखा है उसका एक एक्सेंट है जो आप पढ़ते समय आपको पता है कि वो क्या एक्सेंट है, लेकिन जो जिनको उन्होंने दे दिया कि तुम पढ़ के इसको रिकॉर्ड करो, वो शायद उस एक्सेंट को नहीं कवर कर पाता। तो वो एक ध्यान रखने की बात है कि मैं चुनूंगी, मुझे 2-3 तुम भेजो एग्जाम्पल, मैं इसमें बताऊंगी किसको देना है। जी बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारा सत्य वचन, सत्य उवाच, सत्य की अदालत सेशन का अंत। और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।